स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 100 साइंस के क्वेश्चन मिलेगी। दोस्तों आप लोगों को याद होगा एक 300 क्वेश्चन का सीरीज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ सीरीज शुरू किया था और 300 में से दोस्तों मैंने 200 ही क्वेश्चन आप लोगों को साइंस में करवाया था। तो बच्चों को बोलना था कि सर इसका जो 100 क्वेश्चन है वो प्लीज़ आप लोग करवा दीजिए। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन भी लेकर के आप सभी के साथ आ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। कैसे? तो अपेक्षित घनत्व की सहायता से। अगला प्रश्न है कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वो पानी हटाती है, यानी कि कितना पानी हटाएगी तो वो कभी नहीं डूबेगी। तो अपने भार के बराबर या भार से ज्यादा पानी को हटाएगी तो वो कभी नहीं डूबेगी। अगला प्रश्न है कि पानी के अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा पानी की अपेक्षित घनत्व जो है दोस्तों वो होती है। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों कि वस्तु की मात्रा बदल जाए लेकिन उसकी जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है, इसीलिए पानी से किंतु पानी से अधिक होता है। जो लोहा है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, लोहा का जो अपेक्षित घनत्व होता है पारे से कम होता है, इसी के लिए दोस्तों वो पारे पर तैरता है। लेकिन पानी से उसकी अपेक्षित जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, इसी के लिए वो पानी में डूब जाता है। अगला प्रश्न है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? क्योंकि उनका घनत्व जो है दोस्तों हवा के घनत्व से कम होता है और इसी कारण जो बादल है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। दोस्तों कभी कभी आपको 1/10 भाग भी यहां देखने को भी मिल जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पलवन सिद्धांत की खोज किसने किया था? दोस्तों तो आर्किमिडीज ने किया था। वायु की प्रचक्री क्रिकेट बॉल की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है? तो दोस्तों ये बर्नौली के प्रमेय के आधार पर इसे किया जा सकता है। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि संयंता का कारण क्या है? तो दोस्तों संयंता की अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों ससंजक बल जो है संयंता का मुख्य कारण होता है। एक आदर्श तरल यानी कि लिक्विड का संयंता कितनी होती है दोस्तों? तो वो 0 होता है। ठीक है, वो क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या तो वेबसाइट पे दोस्तों आप www.akindia के ऑफिशियल वेबसाइट से भी दोस्तों इसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं वेबसाइट आप लोगों को बता देता हूं। ये जो वेबसाइट है दोस्तों आप लोगों को सिंपली गूगल पर टाइप करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। आप लोगों को सारे पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो विजिट कीजिए और अपने जितने भी पीडीएफ आपकी जरूरत है उसको आप जाकर के डाउनलोड कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि ताप का संयंता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों तो ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता जो है वो घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। अब देखो दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रव की संयंता क्या होती है? घट जाती है, लेकिन गैसों की संयंता क्या होता है? बढ़ जाता है। तरलता व संयंता में क्या संबंध है? देखो दोस्तों दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की संयंता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ही ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापकरण उसके सबसे ऊपरी भाग के तुलना में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों तली के पानी में द्रव स्थैतिक दाब अधिक होने के कारण स्थितिज ऊर्जा इसके पास अधिक होती है। इसी के लिए दोस्तों जब झरने में ऊपर बर्फ जमती रहती है, मतलब बर्फ जमने वाली ही होती है, तो इस झरने की जो निचली सतह के पानी का जो तापमान होता है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इतना का डिफरेंस होता है, अभी इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है स्नेहक की संयंता का बढ़ना। इसी कारण जो है दोस्तों ठंडे में जो कल पुर्जे होते हैं वो जाम पड़ जाते हैं। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर कितना उत्प्लावन बल होगा? दोस्तों लकड़ी के भार के बराबर ही उस पर उत्प्लावन बल काम करेगा। अगर लकड़ी के भार से ज्यादा हो जाता है दोस्तों तो ये डूब जाएगी। अगला प्रश्न है कि फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है पानी का अपमार्जक मिलाने पे।
बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है तेल की परत के कारण पानी और पात्र के अणुओं के बीच आसंजक बल नहीं लग पाता है। इसी के लिए दोस्तों पानी की बूंदे को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो पानी की बूंदे होती है दोस्तों तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है, वो बहुत जल्दी वहां से हट जाती है या उस सरफेस पे वो आती ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें भार से उत्पन्न प्रभावी दाब का मान कम हो जाता है और ट्रक आसानी से चलता है और वह पहिए कम घिसे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कूद चाकू से किसी वस्तु की काटने में बड़ी कठिनाइयों का अनुभव होता है, क्यों? देखो दोस्तों धार कूद होने पर उपयुक्त दाब जो है पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन के स्याही रिसने लगते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, इसी के लिए जो फाउंटेन पेन का स्याही होता है वो रिसने लगता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, अतः उनके शरीर के अधिक रक्तदाब से उनके नाक आदि से खून बाहर आने की संभावना पूरी तरह रहती है। इसी के लिए उनको मना किया जाता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अगला प्रश्न है कि ऊपर जाने पे वायुदाब का मान किस दर से कम होता है दोस्तों? तो 1 सेंटीमीटर पारा जो है दोस्तों 100 मीटर ऊपर जाने पे कम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या कहलाता है? तो बल बटा लंबाई इसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। बल बटा लंबाई के बराबर पृष्ठ तनाव होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कि मच्छरों को फैलने से रोकने के लिए जल की सतह पर तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव में कमी आ जाने के कारण जल की सतह पर मच्छर अंडे नहीं दे पाते हैं और उसके अंडे जो है सभी पानी में डूब जाते हैं। इसी के लिए मच्छर को फैलने से रोकने के लिए जल की सतह पर तेल का छिड़काव कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण यह कोशिका नली में द्रव का सतह के ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है कहलाता है दोस्तों, इसको कहते हैं कोशिकत्व, ठीक है। कोशिकत्व के कारण ही जो आप देखते हैं दोस्तों जो लालटेन के अंदर जो बत्ती होती है, जो दिए में बत्ती होती है दोस्तों, उसमें तेल कोशिकत्व के कारण ही ऊपर धीरे धीरे जो है वो चढ़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस द्रव में उसके अणुओं की गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है? जिस द्रव में अणुओं की गति जितनी अधिक होती है उसकी यह ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? इस ऊर्जा को हम उष्मा कहते हैं, हीट इसे कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर वस्तुओं का वह गुण जो यह तय करता है कि वह किसी अन्य वस्तुओं के संपर्क में आने पर उष्मा ग्रहण करेगा अथवा उष्मा को त्याग करेगा, क्या कहलाता है दोस्तों? उसे टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि तापक्रम उसे जो है कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम अपने। अगला प्रश्न दोस्तों ऊर्जा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव के अणु उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं परंतु उनके अणु स्वयं अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाते, क्या कहलाते हैं दोस्तों? उसे चालन कहते हैं, कंडक्शन उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊंचे पहाड़ों हाई पीक्स पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ऊंचे पहाड़ों पर जो तापमान होता है प्रायः हिमांक से कम होता है, अतः वहां पर वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाया करती है और इसी के लिए ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, ठीक है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों हवा का तापमान बढ़ने पर उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि तेज हवा बहने से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है और वायु में उपस्थित नमी का संघनन भी नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस मौसम में अधिक होती है दोस्तों? तो ये बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा अधिक होती है आर्द्रता। एक प्रश्न है कि क्या यह संभव है कि किसी पदार्थ को उष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि न हो? जी हाँ दोस्तों ऐसा संभव है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय चाय के प्याले से तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडा क्यों हो जाता है? अब देखो दोस्तों जब एक ऐसी अवस्था है कि जब चाय के कप में या प्याले में दोस्तों जब तस्तरी से केतली से पानी जो चाय है उसे उल्हेड़ा जाता है तो चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके कारण वाष्पन की दर बढ़ जाती है और जो है चाय तुरंत ही ठंडा पड़ जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी गैस को प्रसार के लिए बाहर से ऊर्जा न दिया जाए तो क्या गैस कोई बाह्य कार्य कर सकती है? यदि हाँ, तो इसके लिए उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, हाँ, इसके लिए इसे ऊर्जा अपने आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, रोगी की सिंकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है। जो सिकाई होती है वो गर्म जल की बोतल से की जाती है। क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म रहता है और इसी के लिए रोगी की जो सिकाई होती है गर्म जल की बोतल से किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसके द्रव की विशिष्ट ऊष्मा से क्या संबंध होता है? दोस्तों तो ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान गुना वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि m/s से सीधा संबंधित होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करती है? दोस्तों तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का यहाँ पर पुष्टि करती है। एक आदर्श गैस की स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों, एक आदर्श गैस की स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जाए तो ये बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि आदर्श गैस की जो आंतरिकी होती है दोस्तों ये कांस्टेंट होती है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार पर प्रायः क्या लगाया जाता है? दोस्तों रजत सिल्वर की परत उस पे चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने ज़्यादा आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देती है और बाकी जितने भी कपड़े होते हैं उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके लिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े ही पहने जाना सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। क्यों? क्योंकि सुबह की किरणें तिरछी आपतित होती है, जिससे उसकी गर्मी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। अगला प्रश्न है, वह तापक्रम जिस पर वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प से संतृप्त करके लिए पर्याप्त हो कहलाता है क्या? दोस्तों उसे ओस बिंदु कहते हैं, यानी कि ड्यू पॉइंट कहते हैं। वो तापक्रम जिस पर वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प से संतृप्त करके पर्याप्त हो कहलाता है, उसे ओस बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न कि किसी गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इसे कंडेंसेशन यानी कि संघनन इसे कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न दोस्तों, द्रव के वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की वह मात्रा जो तापक्रम में किसी परिवर्तन के बिना एक ग्राम द्रव को वाष्प में परिणत करने के लिए आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसे जो है कहा जाता है। तो दोस्तों बाकी बात करेंगे 50 क्वेश्चन अगले सीरीज में। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में।